जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पेपर दोस्तों ख़त्म हो चुका है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आज आप लोग को जो है इस वीडियो की सहायता से मैं आप लोग को एक्यूरेट आंसर बताऊँगा दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है मैं आप लोग को आंसर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो केवल आप लोग को इस एग्ज़ाम के लिए हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आप लोग का जो प्री बोर्ड होगा और जो मेन बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप लोग को किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है क्लास 9th 11th 12th आप सभी के लिए जो है हर सब्जेक्ट को समझाता हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ उसके लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप लोग का पेपर 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर था ये। आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर आया, कोई टफ पेपर नहीं आया। बच्चे जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप लोग के सामने जो 4 घटनाएं दे रखी है और इसको जो है उनके टाइम पीरियड के अनुसार जो आप लोग को अरेंज करना है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए पहली घटना क्या बोल रहा है कि भाई इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की घटना है। तो हम लोग को पता है कि ये सोवियत संघ के अंदर हुआ था, जो उसके उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया था। उसके बाद में सेकंड बोल रहा है सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ठीक है। उसके बाद में तीसरी स्टेटमेंट है सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत और चौथी स्टेटमेंट है रूस में हुई समाजवादी क्रांति। अब देखिए जिस बच्चों को ये ऊपर तीनों डेट अगर नहीं भी पता है ना कि कौन से साल ये घटना हुई थी, अगर उसको केवल ये वाली डेट पता है कि भाई रूस के अंदर हुई समाजवादी क्रांति, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई रूस के अंदर जो है 1917 के अंदर क्रांति हुई थी, तो सबसे पहली घटना तो यही होगी 1917 की क्रांति, क्योंकि ये तमाम इसके बाद की जितनी भी घटनाएं ये सब बहुत बात की हैं, सब ये शीत युद्ध के टाइम की हैं। तो अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को भी जानते हो बहुत बेहतर तरीके से, तो आप लोग अगर देखोगे इसने क्या बोला है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले हुई है, काल क्रम अनुसार हम लोग को अरेंज करना है इसके अंदर। तो अगर आप लोग को रूस की क्रांति भी पता है कि सबसे पहले हुई थी, तो जहाँ पर फोर्थ होगा वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ इसके अंदर नहीं है, पहले इसके अंदर भी फोर्थ सबसे पहले नहीं है, इसके अंदर भी फोर्थ नहीं है। फोर्थ किसके अंदर है दोस्तों, फोर्थ इसके अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला है, काल क्रम अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार। तो सबसे पहली घटना रूस में हुई समाजवादी क्रांति हुई थी। उसके बाद में सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ था। उसके बाद में दोस्तों सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत हुई थी और सबसे आखिरी में हुआ था इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, यानी कि सोवियत संघ का यहाँ से जो था विघटन शुरू हो गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना लॉजिक तरीके से हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व कर लिया बिना किसी देरी के। तो मैं आप लोग को केवल आंसर ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को टिप्स भी बता रहा हूँ। ये आप लोग आने वाले एग्जाम्स में उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों, चीज़ों को हम एलिमिनेट करके कॉमन सेंस लगा कर भी जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पे। अगला सवाल बोल रहा है कि भाई मध्य एशिया का वो कौन सा देश है जहाँ 10 वर्षों तक क्या रहा दोस्तों, सिविल वॉर, गृह युद्ध रहा दोस्तों, चपेट में रहा। तो वो कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तजाकिस्तान। कौन सा देश है दोस्तों, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ की सरकार के खिलाफ जो है लोगों ने क्या कर दिया, सिविल वॉर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 के बारे में। ये यूरोपीय संघ से सवाल पूछा गया, बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। क्या बोलता है कि भाई यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताना है, भाई कौन सी करेंसी है यूरोपीय संघ की। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरो। क्या है दोस्तों, यूरो, ठीक है। अगर हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें, पाउंड तो भैया यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ब्रेग्जिट के माध्यम से 2016 के अंदर अलग हो गया था। उसके बाद में रूबल हम लोगों ने पढ़ रखा रशिया की करेंसी है। डॉलर हम लोगों ने पढ़ रखा अमेरिका की करेंसी है। बच गया यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कितनी कॉमन सेंस से हम लोगों ने आंसर निकाला। अगला सवाल प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस देश के पास परमाणु हथियार है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आप लोग को बताना है। स्पेन के पास नहीं है परमाणु हथियार, जर्मनी के पास भी परमाणु हथियार नहीं है, इटली के पास भी नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास है। किसके पास है दोस्तों, फ्रांस के पास। और फ्रांस किसका सदस्य है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद का क्या है दोस्तों, स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस के पास क्या है दोस्तों, परमाणु हथियार है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। ये भी क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, हमको मिलाना है, ठीक है। ये कुछ दे रखें। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर हम लोग को 1-2 पार्टी के बारे में पता है ना, तो हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या था दोस्तों, भारतीय जनसंघ। क्या नाम था दोस्तों, भारतीय जनसंघ। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर सी, ये रहा आपका सी का जहाँ पर फोर्थ मिले, देखिए सी का फोर्थ ये मिल रहा है ना,
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी आप लोग को बता देता हूँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी पार्टी से थे, जनसंघ पार्टी से थे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो थे A.K. गोपालन, ये कौन सी पार्टी से थे, तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, मार्क्सवादी थे दोस्तों ये। ठीक है, और उसके बाद में आपका आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ये कौन सी पार्टी से थे, ये आप लोगों की पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। आखिरी बच जाते हैं दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई, ये कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है इसको बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी तरीके से जो है मैं आप लोग को कॉमन सेंस भी सिखा रहा हूँ इसके अंदर। बाकी सारे यूट्यूबर्स तो आप लोग को सीधे आंसर बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को वो तरीका भी बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप लोग एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है अपने सवालों को ठीक कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है, कथन वाला और कारण वाला सवाल है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। बिल्कुल सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट ठीक है। अगला सवाल, ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही, और कारण जो है कथन की सही तरीके से क्या कर पा रहा है, व्याख्या कर पा रहा है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 7, वीटो के बारे में बोल रहा है, निषेधाधिकार बोल रहा है कि इनमें से सही कथन की पहचान करनी, किसकी पहचान करनी, सही कथन की। ठीक है, तो देखिए पहला, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास क्या वीटो शक्ति है, तो भाई गलत है। हम लोग को पता है कि भाई सुरक्षा परिषद के अंदर जो है 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो वीटो केवल किसके पास है, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उसने क्या बोला है, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, गलत होगी। अगला स्टेटमेंट, यह एक तरह की सकारात्मक शक्ति, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट, सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। महासचिव के पास कोई वीटो नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आखिरी, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कि 5 देश है, 5 देशों में से अगर किसी एक देश ने किसी मुद्दे के ऊपर वीटो कर दिया ना, यानी कि वो अगर उससे मुद्दे से नाम उसको पसंद नहीं आया, तो पूरे मुद्दे को जो है डस्टबिन के अंदर डाल दिया जाता है, यानी पूरे मुद्दे को जो है ठंडे बस्ते के अंदर उस पर बात नहीं होती है दोस्तों, नामंजूर कर लिया जाता है। और बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, ये कोई सकारात्मक शक्ति नहीं होती। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कौन से साल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 के अंदर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। नीचे दिए गए किन्हीं देशों के बीच जो है फरात नदी, अगर पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को पता होगा कि अगर आप लोगों किसी के पास जो है 12th में आप लोगों के पास अगर इतिहास है, तो आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर जो है दजला फरात नदी, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई फरात नदी को लेकर के भाई किन 3 देशों के बीच में क्या है, विवाद है। तो हम लोग को पता है भाई फरात नदी कहाँ पर आती है, इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की वाले एरिया के अंदर। तो तुर्की और सीरिया और इराक के बीच में जो है इस नदी पर बांध को लेकर के क्या है दोस्तों, विवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोबारा, कथन वाला और कारण वाला सवाल है दोस्तों, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला, पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया। हाँ, बिल्कुल सही है। आजकल के जो स्टेट हैं वो वैश्वीकरण के दौर में जो है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। ठीक है, राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। ये भी सही है दोस्तों। दोनों कथन और कारण दोनों ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण सही और कारण जो है कथन की ठीक तरीके से व्याख्या करा। अगला प्रश्न नंबर 11, राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो हम लोगों को पता है कि भैया SRC स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन बनाया गया था 1953 के अंदर। ठीक है, तो इसकी सिफारिश क्या थी भैया, इसकी सिफारिश थी कि भाई राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहला राज्य कौन सा बना था भारत के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने 1-1 नंबर वाले जो है सारे सवाल कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 2-2 नंबर वाले सवाल में। तो इसमें आप लोग को मैं हिंट दूंगा और बाकी आप इसके अंदर अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोग बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है, दूसरी दुनिया से आपका क्या मतलब है। तो दूसरी दुनिया का मतलब क्या है
कि भैया जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो दुनिया जो है दो उसके अंदर बट गई थी, एक पूंजीवादी, एक आपकी समाजवादी। पूंजीवादी का कौन नेतृत्व कर रहा था दोस्तों? पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, इसने बना रखा था नाटो। क्या बनाया था? नाटो। समाजवाद यूएसएसआर, ठीक है, इसने क्या बना रहा था? वारसा। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया का मतलब समाजवादी विचारधारा को मानने वाली दुनिया, ठीक है। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ठीक दिया होगा। मार्शल योजना क्या थी? तो हम लोग को पता है कि भैया मार्शल योजना 1948 के अंदर जो है अमेरिका ने जो है यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी, जिसके आधार पर जो है उसने यूरोप के कई सारे देशों को कर्जा दिया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप के बहुत सारे देशों की कमर टूट गई थी। तो उसने जो मार्शल योजना के तहत जो है कई सारे यूरोपीय देशों को क्या दिया था दोस्तों? धन दिया था, ठीक है। कौन सी योजना के तहत? मार्शल योजना के तहत, ताकि वो लोग अपना जो है पुनर्रचना कर सकें। प्रश्न नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया दोस्तों। हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है? ये बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही नया सवाल होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से किताब पढ़ रखी होगी वो इस सवाल को जरूर सॉल्व कर पाया होगा। तो हान नदी जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी हान नदी आपकी है साउथ कोरिया के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है, ये आपका नॉर्थ कोरिया हो गया और ये साउथ कोरिया हो गया, इनके बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद में जो है साउथ कोरिया बहुत बुरी तरह से जो हो गया था, बर्बाद हो चुका था, सब कुछ उसका ढह चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हान नदी, चमत्कार का मतलब है कि साउथ कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत कर लिया दोस्तों। अगर आप लोग आज देखोगे साउथ कोरिया के बारे में, तो साउथ कोरिया की एक से एक तकनीक, वहाँ का कितना विकास हो चुका है, ठीक है, कितना उसने अपने आप को कम समय में इतना विकसित कर लिया है। तो इसलिए इसी चीज़ को हम बोलते हैं हान नदी का चमत्कार, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर ही हान नदी बहती है। तो इसलिए उसने अपने आप को कितना जो है आर्थिक रूप से मजबूत कर लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं युद्ध के बावजूद भी, ठीक है। युद्ध के बावजूद उन्होंने इतनी तेज़ी से तरक्की कर ली, इसी को हम क्या बोलते हैं? हान नदी का क्या बोलते हैं? चमत्कार बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सूची बनाई। तो आप लोग को पता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद उसके अंदर 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो 5 कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? तो आप लोग को पता है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, रशिया, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में आपका चाइना एंड फ्रांस। ये क्या है दोस्तों? आपके 5 स्थायी, ये कभी नहीं बदलते हैं, इनके पास वीटो की पावर है। और बाकी 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। दो साल के लिए जो है 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। भारत के पास भी सदस्यता थी, ठीक है, अस्थायी सदस्य की। तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है? अप्रोच से क्या मतलब है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेटरेंस। इसका मतलब होता है भय, ठीक है। एक अपराधी को किस चीज़ का भय होता है दोस्तों? जिसकी वजह से वो क्राइम नहीं करता, उसको होता है सजा का भय। किसका भय दोस्तों? कानून का भय, सजा का भय। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेटरेंस बोलते हैं, जिससे कि अपराध को रोका जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तमाम चीज़ इसके अंदर लिखी होंगी। आगे बात करते हैं हम लोग, ये इंग्लिश में आप लोग का पेपर है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। ये बोल रहा है भाई अप्रवासी और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर होता है? तो भाई बहुत बड़ा अंतर होता है। शरणार्थी, शरण में कोई किसी के क्यों जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? मजबूर होता है, ठीक है। कोई शरणार्थी जो होता है वो किसी की शरण में या किसी देश की शरण में क्यों जाता है? क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों? बहुत मजबूर होता है, ठीक है। कई कारणों की वजह से वो शरण लेता है। पहला तो भी प्राकृतिक आपदा आ जाए किसी देश के अंदर, दूसरा वहाँ की जो राजनीति के अंदर उथापथल हो जाए दोस्तों, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि भाई युद्ध वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से लोग क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। और अप्रवासी का मतलब क्या होता है कि जो भाई रोज़गार की तलाश में, ठीक है, शिक्षा की तलाश में जो है अपनी मर्जी से जो है अपने स्थान को छोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर के सवालों की। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, यानी कि भारत वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय बताए। किस आधार पर जो दक्षिण एशिया के अंदर क्या आ सकती है? शांति आ सकती है, ठीक है। तो कई सारे आप इसके अंदर पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे होंगे, जैसे कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ विदेश नीति अपनी अच्छी कर ले दोस्तों, ठीक है, उसके साथ में जो है व्यापार बढ़ाना शुरू कर दे दोस्तों, उसकी सांस्कृतिक उनके बीच में मेल मिलाप हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो है देशों के बीच में क्या हो जाए? शांति हो जाए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, चीन के साथ भारत के संबंधों का समकालीन विश्व राजनीति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। भारत चीन संबंध इसके बारे में बताने आप लोग को, तो आप लोग को बताना है कि भाई किस प्रकार से जो है भारत ने जो है 1954 में जो है भारत के चीन के साथ हमने क्या समझौता किया था? पंचशील समझौता किया था। फिर हमको चीन ने जो है धोखा दे दिया, 1962 में उसने जो है हम लोग पे आक्रमण कर लिया। फिर हमारा जो अक्साई चीन उसने जो है हड़प लिया। उसके बाद में आए दिन जो है डोकलाम के ऊपर, उसके बाद में नाथुला पास के ऊपर वो जो है हम लोगों पे आक्रमण करता है। अरुणाचल प्रदेश पे जो है अपना दादागिरी दिखाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग जो इसके अंदर लिख सकते हैं कि हमारे चाइना के बीच में टेंशन्स काफ़ी हैं। चाइना जो अपने सारे सामान को इंडिया के अंदर डंप करता है दोस्तों, सस्ते दामों में बेचता है, जिससे कि यहाँ की बाज़ार की जो कमर टूट जाती है।
तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि आसियान की स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो हम लोग को पता है कि भाई आसियान की स्थापना 1967 के अंदर की गई थी, जिसके अंदर जो है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके अंदर बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तमाम देश इसके अंदर आते हैं। और इसकी स्थापना के कई सारे मुख्य उद्देश्य थे। आर्थिक उद्देश्य थे दोस्तों, सामाजिक उद्देश्य थे, ठीक है, क्षेत्रीय उद्देश्य थे, ठीक है, विकास करना, अपने आपसी संबंधों को सुधारना। तो ये तमाम इसके अंदर उद्देश्य आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ लिखा होगा। फिर प्रश्न नंबर 21 देखिए, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का अभिप्राय उदाहरण दी। ये आप लोग के प्राकृतिक पर्यावरण वाला जो चैप्टर उससे पूछा गया है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, इसका मतलब है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है समुद्र हम लोग सबका है, आसमान हम सबका है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी उनके प्रति, ठीक है, ज़मीन के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जंगल के प्रति, अंतरिक्ष के प्रति, कि सब की हमारी सबकी क्या है दोस्तों साझी संपत्ति है। लेकिन इसके प्रति हमारी क्या है जिम्मेदारियाँ। हम लोग को प्रदूषण कम करना चाहिए दोस्तों, पेड़ों को कम काटना चाहिए, ठीक है, समुद्रों को कम जो है हम लोग को जो है उसके अंदर अपना रसायन मिलाना चाहिए। तो तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ अंटार्कटिका के प्रति जो है, ग्लेशियर्स के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं कि हम लोग को उसको सुरक्षित रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो आर्थिक परिणामों का विस्तार। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दो देशों के बीच में आसानी से जो है सामानों का आयात निर्यात, न केवल सामानों का, सांस्कृतिक चीज़ों का आयात निर्यात, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, धार्मिक चीज़ों का, तो इस सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। तो इसके कई सारे आर्थिक परिणाम हैं दोस्त। आज देखते हो आप लोग, एक देश दूसरे देश के साथ जो है बहुत आसानी से क्या करता है दोस्तों, व्यापार करता है, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुकी है, तकनीक आ चुकी है। सोशल मीडिया के ज़माने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आजकल हवाई जहाज़ के माध्यम से, पानी के जहाज़ के माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ जो है व्यापार करने लग गया है, ठीक है, अपने द्विपक्षीय संबंध सुधारने लग गया है, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हो, आजकल आसानी से जो है हम लोग अपना सामान विदेशों के अंदर बेच सकते हैं, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अगला, वैश्वीकरण किसे कहा जाता है और वैश्वीकरण के किन्हीं दो कारणों को उजागर कीजिए। तो आप लोग इसको बता देना, बहुत आसान है। फिर प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 23 बोलता है कि भाई आज़ादी के पश्चात हैदराबाद रियासत का भारत में विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इसका कथन के बारे में बताना है। तो हम लोग को पता भैया 565 रियासत थी, जिसमें से जो है हैदराबाद को मिलाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम था वो जो है हैदराबाद को स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। तो हम लोगों ने किस प्रकार से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है सैन्य सहायता से जो है हैदराबाद के निज़ाम को जो है हम लोगों ने मनाया और हैदराबाद को भारत का क्या बनाया दोस्तों, हमने अंग बनाया। तो आप लोग को बताना कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी, किस प्रकार से हमारी सेना ने जो है वहाँ के हैदराबाद का जो निज़ाम की सेना थी, जिसको रजाकार बोलते थे, उनके ऊपर आक्रमण किया, वो जनता के ऊपर शोषण कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को पूरी कहानी इसके अंदर डिस्कस कर लेनी। फिर आखिरी में किस प्रकार से हैदराबाद के अंदर जो है, हैदराबाद जो है सिग्नेचर कर देता है कि भाई हम लोग जो है भारत का जो है अंग है दोस्तों। तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 24 जो है आप लोग का अवतरण है दोस्तों, इसको पढ़ करके आप लोग को उत्तर देना है। मैं आप लोग को इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 24.1 बोलता है भाई वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है 24.2 का, 1992 में हुई प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? अब देखिए ये सवाल जो है सीबीएसई ने थोड़ा सा गलत बना दिया और इसके ऑप्शंस भी गलत दे दिए। सवाल तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो दिए इसने ये ठीक नहीं है दोस्तों। तो इसमें जिस बच्चे ने जो भी ऑप्शन इसके अंदर भरा होगा ना, उसको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, कहीं पर भी सर्च करोगे, तो कहीं पर इसका डाटा दिखा रहा है 100, ठीक है, और कहीं पर इसका डाटा दिखा रहा है दोस्तों 200, कहीं पर इसका डाटा दिखा रहा है दोस्तों 150, ठीक है। तो अगर वैसे एक्यूरेट देखा जाए तो केवल 100 देशों के जो है लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और बाकी जो इसमें और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको मिला करके जो है पूरा डाटा कितना हो गया था 179 हो गया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा जो है डाउट है। अगर आप लोगों ने कोई सा भी इसके अंदर आंसर टिक किया तो आप लोग को 1 नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल 24.3, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास को क्या बोलते हैं? तो बोलते भाई टिकाऊ विकास। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिकाऊ विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद में अगला सवाल, ओजोन परत में छेद होने के क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भैया मौजूदा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। यूवी रेज जो है दोस्तों क्या कर रही है कि ओजोन के अंदर छेद कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? छेद कर रही है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूरज है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो किरणें हैं ना, उसके ऊपर लगी होती है परत, तो उस पर छेद करके जो है छेद करें, इसकी वजह से जो है सूरज की किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ज़मीन पे पहुंच रही हैं।
प्रश्न नंबर 25 देखिए, मैप वाला सवाल था, आप लोग का बहुत अच्छा सवाल पूछा था। ठीक है, मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। वो भाषाई के आधार पर पहला भारत का राज्य कौन सा था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। सेकंड का आंसर, भारत का पहला भाग जहाँ सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए थे, तो वो कौन सा देश था दोस्तों? मणिपुर था, मणिपुर राज्य था दोस्तों, सॉरी। फिर अगला सवाल देखिए, जूनागढ़ किसका है? तो जूनागढ़ जो है गुजरात के अंदर आता है दोस्तों। कहाँ पर आता है? गुजरात के अंदर। अगला सवाल, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन में सवाल उठाकर सन 2000 में बना राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए उत्तराखंड। क्या है दोस्तों? उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बना था। उसके बाद में फिर ये आप लोग कार्टून देख लीजिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बता रखा है कि किस प्रकार से जब देश के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ये सारे लोग हम बोलते हैं, ये जितने लोग हैं बोल रहे हैं कि हमको टिकट दीजिए, हम लोग को जो सांसद का टिकट दीजिए, विधायक का टिकट दीजिए, है ना, ये नेताओं से मांग कर रहे हैं कांग्रेस से। उसके बाद में 6 नंबर वाले की बात करते हैं, तो देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों के बारे में बताइए। आप लोग आसानी से बता सकते हो कि भाई सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है पूरी दुनिया जो है एक ध्रुवीयता हो गई, अमेरिका का वर्चस्व हो गया, उसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति होगी। ये 3 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला सवाल इसी के विकल्प में, शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है दोस्तों आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी के इन्हीं 3 परिणामों का, तो शॉक थेरेपी का परिणाम सबसे बड़ा ये हो गया कि भाई यूएसएसआर के जो है सबसे बड़ी गराज सेल हुई थी, वहाँ के उद्योगों को औने पौने दामों के अंदर बेचा गया था। ठीक है, वहाँ के बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, बैंकों का ढांचा चरमरा गया था, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर बता सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 28, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के किन्हीं 3 कारणों की, तो भाई सबसे पहला कारण तो भाई आतंकवादी संगठन वहाँ पर हावी हैं। ठीक है, उसके बाद में वहाँ के जो धनी वर्ग हैं वो लोग जो है पार्टी के ऊपर अपना दबदबा बना कर रखते हैं। उसके बाद में उलेमा, धर्मगुरु वगैरह जो है वहाँ पर बहुत हस्तक्षेप करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में इसका जो है लल्लू चप्पो करना चीन का और अमेरिका का पाकिस्तान का, ये रीज़न हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए कि भाई दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में दबदबा कायम करना चाहता है, तो इसके बारे में बताना। हाँ भाई, हर देश का अपना, जैसे कि भूटान को लगता है, उसके बाद में आपको नेपाल को लगता है कि भाई भारत जो है उसके साथ हमेशा जो है दबदबा बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद में फिर बांग्लादेश को भी लगता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को बतानी है इसके अंदर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 29 कि भाई सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए तथा सुरक्षा परिषद के कार्यों की सूची बनाइए। तो हम लोग को पता है सुरक्षा परिषद के अंदर जो होता है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और आप लोग बता सकते हैं कि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो जो होते हैं हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद में जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है दोस्तों। तो आप तमाम चीज़ें इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल, समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत क्या है? तो इसके अंदर आप बताइए कि भाई किस प्रकार से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। तो भाई बहुत ज़्यादा भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की। पहली भूमिका क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बना के रखते हैं? शांति बना कर रखते हैं, गार्जियन का काम करते हैं लोग। सेकंड भूमिका क्या है दोस्तों? युद्धों को रोकने का काम करते हैं। तीसरी भूमिका क्या है दोस्तों? इसके अंदर पर्यावरण मुद्दों को सुलझाते हैं ये लोग। ठीक है, शांति बना करके रखते हैं। कहीं पर भी बीमारी आती है तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भेजती है। ठीक है, जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग जो है इस सवाल के अंदर जो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को जो है सॉल्व करवाता है, शरणार्थियों की बात करता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की बात करता है। आप लोग और क्या बता सकते हैं इसके अंदर? उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न नंबर 30 कि भाई सुरक्षा परिषद की पारंपरिक तथा अपारंपरिक अवधारणा के बीच कोई 3 अंतर बताइए। तो ये सवाल आप लोग खुद से डील कीजिए। इस सुरक्षा वाले चैप्टर से पूछा गया है कि किस प्रकार से पारंपरिक सुरक्षा की धारणा क्या और गैर पारंपरिक सुरक्षा की धारणा क्या है। फिर अगला सवाल इसी के विकल्प में दे रखा है कि वैश्विक निर्धनता से आप क्या समझते हैं? वैश्विक स्तर पर धनी एवं निर्धन के मध्य असमानता को कम करने के कोई 3 उपाय है। ये सवाल मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। गरीबी के बारे में बता रहा है कि भाई वैश्विक निर्धनता का मतलब क्या होता है और वैश्विक स्तर पर जो है निर्धनता को आप लोग किस तरह से जो है कम कर सकते हैं, तो आप लोग उपाय दे सकते हैं। तो ये था आप लोग का क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत बेहतर गया होगा दोस्तों, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ठीक किए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आप लोग के लिए बताऊँगा।